हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। होपली आपने शायद कभी इसके बारे में सुना होगा, इन्फ्लेशन वर्ड के बारे में, कहीं न्यूज़ में, राइट। एंड या फिर आपने कहीं मैगजीन वगैरह कहीं पे भी आपने इन्फ्लेशन वर्ड ज़रूर सुना होगा कि हमारा देश में इतनी इन्फ्लेशन बढ़ गई, ओके। और डिस इन्फ्लेशन हो गया, ओके। तो ऐसे वर्ड्स आपने कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। तो देखो, बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं ना, डिस्कस करते हैं। देखो, जिसे हमारे पास, जैसे अगर हम कोविड का एरा लें, पीरियड लें, और उसमें क्या हुआ था कि ना, जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे, नॉर्मली टाइम्स में हम जिस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़, ओके। एंड कोविड के टाइम पे उसी प्रोडक्ट की प्राइस हो गई 100 से लेके 120, 130, ओके। इस तरीके से प्राइस बढ़ने लगी, ओके। और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ें फेस भी करी होगी, ओके। तो इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया होगा, है ना। नाउ अगर हम देखें तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, है ना। जो मेनली जिस प्राइस में प्रोडक्ट था उसकी प्राइस बढ़ गई, ओके। तो इसको बोलते हैं अपन इन्फ्लेशन। अब नाउ अगर हम देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ persistence rise in a general price of goods and services of common or daily use such as clothes, food, fuel, transport, etc. मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट थे, हमने अगर कोविड 19 के टाइम पे देखें तो डेली यूज़ के प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई थी। तो उसी बात पे जो प्राइसेस वगैरह थे सब इन्फ्लेशन आ गया था, राइट। नाउ अगर हम देखें, जैसे it indicates a decrease in purchasing power of a unit of a nation's currency as a product and services get more expensive. It means कि देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर जो हमारा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट उस पे प्रोडक्ट हमारे पास लिमिटेड है, पावर रुपए ज़्यादा हैं, ओके। तो हम उसके लिए ज़्यादा पैसे हम पे करते हैं, और इसी बेसिस पे क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, ओके। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि जो नॉर्मल जो प्रोडक्ट थे उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाना, ओके, सडनली कुछ टाइम में, ओके। तो वो हमारा इन्फ्लेशन हो गया। नाउ इसी का उल्टा टर्म आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब क्या होता है, नाउ हमने इन्फ्लेशन में क्या देखा, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाना। डिफ्लेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस को एक तरीके से गिर जाना, ओके, या फिर ड्रॉप हो जाना, ओके। तो it as a price as a drop prices, it may appears to be a good things, but no economy wants deflation. Deflation is typically associated with the economic slowdown. देखो, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी ना ना इन्फ्लेशन चाहेगी ना डिफ्लेशन। बेसिकली क्यों, मतलब इन्फ्लेशन होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, डिफ्लेशन भी होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए, एज कम्पेयर टू अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो डिफ्लेशन होती है ना वो इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देती है, ओके, है ना। एंड इन्फ्लेशन ना एक तरीके से एक टाइम के बाद जैसे 2 to 6% की एवब अगर जाती है तो फिर देखो तो क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, ठीक है, मतलब कंट्री में, क्योंकि जो उनकी करेंसी होती है ना उसकी जो प्राइस होती है ना एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी वो भी गिरने लगती है ना। हमने देखा कि डिफ्लेशन में क्या है कि जो इकोनॉमिक है वो स्लो डाउन हो जाती है। इट मीन्स कि जैसे नॉर्मली जो प्राइस थी, मैंने कोई एक साबुन था, ओके, उसको परचेज किया था एक टाइम पे 100 रुपीज़ का था। अब क्या हुआ कि लोग लोग ने देखा कि अच्छा मतलब पेंडेमिक आने वाली है, कुछ आने वाला है, तो अब वो रुपए खर्च नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं हमें ज़रूरत नहीं पड़ने लगे। तो अब इसका क्या हुआ, दुकानदार ने इसकी प्राइस घटा के 90 रुपये कर दी, ठीक है, 90 रुपये कर दी। अब लोग समझ रहे हैं कि अभी 90 हुई है तो अभी हम थोड़ा और रुकते हैं, शायद 90 से 80 हो जाए, 80 से 70 हो जाए, राइट। तो ऐसे प्राइस गिर जाएगी तब हम परचेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लोग अब पैसे को एकदम दबा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब दबा के रखे हुए हैं तो यहाँ पे प्राइसेस घट रही हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि जो डिफ्लेशन हो रहा है अभी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहा है, ओके। इट मीन्स जैसे ग्रोथ है ना, ग्रोथ, अब हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो रही थी तो हम न्यू मशीन ले आए थे। तो न्यू मशीन से क्या हुआ, उसको चलाने वाला भी कोई होना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया था, राइट। और फिर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज किया तो सप्लाई, मतलब इट मीन्स जो वेजेस वगैरह थे वो हम ज़्यादा खर्च करने लग गए थे,
मतलब जो हमारे पास जो वेजेस हम दे रहे थे, डेट मीन्स जो एम्प्लॉयर को दे रहे थे, उनके पास पैसा आ रहा था तो वो उन्होंने खर्च करना स्टार्ट किया तो गुड्स एंड सप्लाई में स्टार्ट किया। अब गुड्स एंड सप्लाईज की डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो प्रोडक्शन भी यहाँ से बढ़ने लगा। इट मीन्स कि पंपिंग करा रुपए, मतलब जो हमने पंपिंग करा, ऐसे यही तो करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उसको इन्फ्लेशन लाना हो, ओके, या फिर प्रोडक्शन बढ़ाना, तो वो पंपिंग करती है रुपए को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो अपना जो सिटी, इट मीन्स कि कोई कहीं पब्लिक है, उसको पैसा अगर मिलेगा, उसको लगेगा कि अच्छा हो कि इकोनॉमी अब अपने वापस से मतलब एक तरीके से वे पे आ रही है, रास्ते पे आ रही है। तो क्या होगा कि वो भी अब रुपए को लूज करेंगे, है ना, मार्केट में रुपए आएगा, ऐसी पंपिंग होने लगेगी, सारी चीजें, जिससे साइकिल चलने लगेगी, राइट। तो ठीक है, ये हमने देखा डिफ्लेशन। अब डिसइंफ्लेशन देखते हैं। देखो, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा था, ओके, उसी को अगर हम बोलें कम रेट में बढ़े, ओके, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर कम रेट में बढ़े, उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। इट मीन्स इट इज अ कंडीशन व्हेन रेट ऑफ इन्फ्लेशन में अपीयर्स बी अ गुड थिंग्स बट नो इकोनॉमी वांट्स डिफ्लेशन। देखो, बेसिकली क्या है कि डिसइन्फ्लेशन कंट्री एक्सेप्ट करती है बट डिफ्लेशन नहीं करती। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि अगर कंट्री की देखो इकोनॉमी बढ़ानी हो तो इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही बात है ना कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ओके, बट क्या है कि इन्फ्लेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। इट मीन्स कि जैसे मैंने अभी 100 रुपीज़ के हिसाब से मैंने पहले क्या किया था, जो 6 से 7% के 7% के रेट से जो इन्फ्लेशन चल रही थी, है ना, आगे बढ़ रही थी, वही चीज क्या हुआ कि दिस इन्फ्लेशन, इट मीन्स कि वही चीज है ना, अब वो 3% के रेट से अब वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि पैसे को उस हिसाब से, मतलब ज़्यादा पैसा था तो उसको गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी डाल के और पैसे को लोगों के हाथ से लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों में जो पैसा है वो लिमिटेड है और 3% के हिसाब से, जो पहले 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा था, अब वो क्या हो गया, 3% के हिसाब से चलने लगा। नाउ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पर वो कम रेट पे बढ़ रहा है, कम रेट पे बढ़ रहा है, इसको अपन बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन के बारे में अगर हम देखें तो स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे हमने देखा कि इन्फ्लेशन बहुत यार, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो प्राइस तो बढ़ती आ रही है यार, ओके। अब क्या हुआ कि अब अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया, मतलब एक तो प्राइस बढ़ रही है हमारी और वहाँ पे दूसरे पर, मतलब एक बंदा है, वो लेबर है, ठीक है। अब उसको क्या है कि अब उसको घर चलाना है तो उसके लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा कमाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, पैसा बढ़ते जा रहा है। कोई अगर प्रोडक्ट लिया, शक्कर आज 40 थी तो कल 45 हो गई, ठीक है। तो ऐसा होने लगा और यहाँ पे इसकी जॉब भी चली गई। तो मतलब गरीबी में आटा गीला, समझते हो ना, वही चीज़ हो गया ना यहाँ पे कि मतलब अब महंगाई कम थी कि जो जॉब भी चली गई। नाउ अगर हम देखें, इट इज़ अ डिफाइंड एज इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज इन विच ग्रोथ रेट स्लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टेज हाई एंड स्टेबल एंड प्राइसेस और इन्फ्लेशन ऑल्सो रिमेन हाई, ओके। तो इससे हमें देखने को मिलता है स्टैगफ्लेशन। नाउ अगर हम देखें स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, स्क्यूफ्लेशन इन्फ्लेशन ही होता है। स्क्यू मतलब कुछ जगह, ठीक है, कुछ मतलब कुछ हिस्सा अगर हम देखें वहाँ पे फ्लेशन आना है, तो इन्फ्लेशन आना कुछ जगहों पे, ठीक है। लाइक जैसे अगर हम देखें क्रूड ऑयल, ठीक है, उसमें अगर हम देखें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, अगर इन जगह पे अगर थोड़ा प्राइस बढ़ता है तो हम बोल सकते हैं ये स्क्यूफ्लेशन का पार्ट है, ओके। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन इन विच अ कॉस्ट ऑफ सिंगल गुड्स और ग्रुप ऑफ गुड्स इंक्रीजेस व्हाइल द लेवल ऑफ प्राइसेस ओवरऑल होल्ड स्टेडी, ओके। मतलब ओवरऑल बाकी के सभी प्राइस सेम रहेंगे बट इन कंडीशंस में कुछ जो गुड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे। नाउ अब हमारा कंसेप्ट आता है रिफ्लेशन का। रिफ्लेशन में देखो हमने क्या देखा था कि बेसिकली ये हमारा डिफ्लेशन का ही एक अपोजिट वर्ड है, रिफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसीज, ओके, इनको बोला जाता है रिफ्लेशन। इट मीन्स कि जो हमारा, इट इज़ ए इंटेंट टू इंक्रीज आउटपुट एंड इनकरेजिंग स्पेंड। देखो, डिफ्लेशन में क्या हो रहा था कि लोग पैसे को दबा के रख रहे थे, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट की प्राइस घटने लग गई, ठीक है, मतलब डिक्रीज होने लगी प्रोडक्ट की प्राइस। अब नाउ यहाँ पे क्या किया कि प्रोडक्ट, अब मार्केट में पैसा कम आ रहा है, गवर्नमेंट ने सोचा कि अब ऐसे तो नहीं चल पाएगी, कंट्री नहीं चलेगी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
पंपिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी लाके ऐसी ऐसी अगर हम देखें तो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी लाके अब जो हमारा पैसा था, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने पैसा निकालना स्टार्ट किया, ओके। अब लोगों को समझ में आ गया कि ठीक है, अब जो चीज़ है वो यहीं पे स्टेबल रहेगा, अब चलो अब सब कुछ लाइन पे आ गया है, अब स्टार्ट करते हैं फिर से पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया कि आप पैसा निकालो, ठीक है, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, ओके। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज या मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज लेके आए, ओके, टू इंटेंट, किस इंटेंट पे, कि लोग पैसा मतलब निकालें, ठीक है। मतलब जो एक तरीके से वो सेव कर रहे थे, ठीक है, तो मार्केट से पूरा पैसा निकल गया, अब मार्केट में कुछ बचा तो है नहीं, तो अब फिर से मार्केट में इन्वेस्ट करें, वो लोग इनकरेज करें, इस वजह से ऐसी चीज़ें लाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्लेशन। नाउ यहाँ पे कंसेप्ट आता है फिलिप्स कर्व का। देखो फिलिप्स कर्व कुछ नहीं है, नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ना वो कम होगा, ठीक है। कैसे कम होगा उसको हम जान लेते हैं ना। अगर हम देखें इन्फ्लेशन हमारा बढ़ा, ठीक है, स्पेंडिंग ज़्यादा होने लगी, स्पेंडिंग ज़्यादा होने लगी, स्पेंडिंग क्यों ज़्यादा होने लगी, क्योंकि डिमांड्स एंड अगर हम देखें गुड्स एंड सर्विस पे ज़्यादा है। डेट मीन्स अगर हम कोविड-19 के टाइम पे सैनिटाइजर की डिमांड्स देखें, ठीक है, सैनिटाइजर वही 50 वाला जो सैनिटाइजर था ना, 50 वाला वही चीज़ मिलने लगा 70-80 में, वो डिमांड ज़्यादा हो गई। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो अब फैक्ट्री भी तो एक्सपेंड करेगी, फैक्ट्री बोलेगी और बढ़ाते चलो, तो यहाँ पे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, राजू सोनू पप्पू, तो इस तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, ठीक है। नाउ अगर हम देखें क्या कॉजेज है इन्फ्लेशन के, तो टू कैटेगरीज है इन्फ्लेशन की, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। नाउ देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाना, ठीक है। अब डिमांड बढ़ जाना मतलब देखो हमारे पास उतना ही रिसोर्सेज था, ठीक है, और डिमांड एकदम से बढ़ गई मार्केट में कि जो सैनिटाइजर्स की हम ले लें तो सैनिटाइजर्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, अब उतना ही प्रोडक्ट बनाया हुआ था, ठीक है। तो अब इतना डिमांड बढ़ने के बाद फिर क्या है कि जो कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, अब सभी चीज़ उतने में थोड़ी ना दे देंगे, अब यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो 50 वाला जो सैनिटाइजर था वो 60 में देने लगे, ठीक है। अब 60 रुपये में भी डिमांड बढ़ रही थी, तभी 60 वाला 70 में देने लग गए, 70 में भी नहीं रुके तो 80 में देने लगे, ऐसे करके चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इतनी प्राइस बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो चीज़ें क्या है कि अब उससे डिमांड तो इस हिसाब से ये हो गया, डिमांड हमारी बढ़ने लगी, क्योंकि क्या हुआ कि जो डिमांड बढ़ी थी उससे इन्फ्लेशन आ गया, ओके। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो होता है लाइक फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारे वेजेस को बढ़ाइए, हमारी सैलरी को बढ़ाइए। तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट आपके पास आता था पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी 5 रुपए का आता था, अब उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, तो क्या हुआ कि प्रोटेस्ट करने के बाद डेट मीन्स के पार्ले वालों ने उसको जो उनके वेजेस को उनको बढ़ा दिया, ठीक है। अब वही पार्ले जी ना आपको पहले 5 रुपए का मिलता था, वही अब आपको मिलने लगा 6 का, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन ही तो हुआ। देखो बेसिकली क्या है, या तो जो ऊपर से प्राइसेस बढ़े, मटेरियल पे बढ़ सकते हैं, चाहे वो वेजेस पे बढ़ सकते हैं, है ना, सैलरी वगैरह ज़्यादा हो सकती है, तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तो वो आपके यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसको ये हमारा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ देखो हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन, हम मेजर इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं कंपेयर विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट विद बेस ईयर। हम बेस ईयर से कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम बेस ईयर से मेजर करेंगे तो हम इन्फ्लेशन के बारे में जान सकते हैं। कैसे ना, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, डेट मीन्स जीडीपी इन डिफ्लेटर, डेट मीन्स अगर मैंने कोई बेस ईयर में मैंने कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का लिया था, ओके, अब वही अभी 170 का है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जीडीपी डिफ्लेटर डेट मीन्स 170, ठीक है, और हमने बेस ईयर से उसको माइनस किया अपॉन में 100 और इंटू 100, अब परसेंटेज निकालेंगे तो ये निकल के आया 70%, डेट मीन्स 70% इंक्रीज हो गया हमारा इन्फ्लेशन, ओके। ऐसे सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होल सेल प्राइस इंडेक्स, ओके। नाउ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये क्या होता है, ये नाउ देखो बेसिकली क्या होता है, फार्मर, ठीक है, फार्मर से किसी मतलब जो मेनली अगर हम देखें तो जो होते हैं ना, जैसे गल्ला मंडी वगैरह में कोई लोग होते हैं, ओके, बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं,
वो क्या करते हैं, सभी चीज़ों को बल्क में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया बल्क में। ठीक है, होलसेल वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है, अब छोटे छोटे रिटेलर हुए, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ों को लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से कंज्यूमर लेगा। अब देखो बेसिकली क्या हुआ कि इनको सभी लोगों को उन्होंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे लिया होलसेल में, डेट मीन्स कि टनों के हिसाब से लिया, तो ये हो गया हमारा होलसेल प्राइजेस इंडेक्स। ओके, WPI। अब यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे आइटम्स लिए। ओके, यहाँ पे आ गए। अब कंज्यूमर जो हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं, उनको चाहिए सिर्फ 10 kg 5 kg। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे CPI वाला कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो नाउ गवर्नमेंट अब किस तरीके से इन्फ्लेशन को नापेगी, उसको हम देखते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे दो मेथड निकल के आ रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट इसको नाप सकती है और ना ही वो इसको नाप सकती है। इट मीन्स कि अगर वो सिंपल अगर दोनों को कंबाइन करके नापेगी कि जैसे लाइक WPI और CPI को एक कॉमन में देखेगी, तो फिर चीज़ें डिफरेंट होगी, राइट, डिफरेंट चीज़ें होंगी। तो क्या हुआ कि है ना, यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल के, एक WPI का कि होलसेल के लिए अलग कर देते हैं, CPI के लिए अलग कर देते हैं, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कैसा क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। नाउ WPI में पहले क्या होता था, जो बेस ईयर था ना वो था 2004 से 2005। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2017 में चेंज कर दिया ये बेस, 2011 से 2012 कर दिया गया। ओके, इसमें सिर्फ गुड्स को देखा जाता है WPI में। ओके, सर्विसेज को नहीं देखा जाता क्योंकि सर्विसेज को हम बल्क में नहीं लेते। ओके, नाउ अगर हम देखें कि जो WPI है ना, पहले 2014 से पहले क्या हुआ करता था कि इन्फ्लेशन है ना WPI के बेस पे नापा जाता था। ठीक है, WPI पे मेज़र किया जाता था, बट 2014 के बाद से क्या हुआ, CPI पे मेज़र होने लगा। ठीक है, ओके, तो ये हमने देखा। नाउ अगर हम देखें कि क्या होता है ये CPI, दो बेसिकली क्या है CPI, अगर हम देखें अलग अलग स्टेट्स के, तो वो अलग होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों डिफरेंस आते हैं CPI में, उसको हम जानते हैं। देखो हमने क्या देखा कि CPI जैसे बिहार का अलग है, राइट, और हमारा मध्य प्रदेश का अलग है, यूपी का अलग है, सभी के आप देखोगे तो CPI अलग आपको दिखेंगे, यूनियंस टेरिटरीज के भी अलग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है ना, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट, राइट, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन हम देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस देख सकते हैं, कंजप्शन देख सकते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट थोड़े अलग होते हैं। देखो हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज हम दोनों को एक तरीके से मेजर करते हैं। कोर इन्फ्लेशन वो होता है जिसमें हम सभी आइटम्स को मेजर करते हैं CPI के, एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल। एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल क्यों, देखो फूड एंड फ्यूल में क्या होता है, जिससे हमने देखा कि जिस इनको क्या होता है, इनमें इन्फ्लेशन आता रहता है। कल प्याज के भाव बढ़ गए, ओके, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, ठीक है, आलू के भाव बढ़ गए, तो इनमें क्या होता है का बेसिस क्या होता है, इनमें हाल चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ये इसको कोर में नहीं आते। नाउ हम नेगेटिव देखें, देखो नेगेटिव क्या है इन्फ्लेशन का, तो डिप्रीविएशन ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। हम डिप्रीविएशन देख सकते हैं, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, लोकल जो करेंसी होती है रुपए, उस पर हम देख सकते हैं। देखो हमने क्या देखा, इन्फ्लेशन हमने बढ़ गया। ठीक है, पहले जो चीज़ 100 रुपीज़ की आती थी वही चीज़ आने लगी अब 120 की। ओके, तो इस कंपैरिजन में, और वन जो 100 रुपीज़ का पहले क्या हुआ करता था, 100 रुपीज़ में, या फिर हम 70 रुपीज़ में मानो, 70-80 रुपीज़ में $1 आया करता था, अब 120 हो गई। ठीक है, मतलब इट मीन्स कि वो थोड़ा प्राइस तो बढ़ा है ना उस हिसाब से, मतलब $1 में कुछ चीज़ आ जाती थी, अब वो चीज़ इट मीन्स कि $1 में, जैसे $1 में ज़्यादा ही आ जाती है, राइट। तो ये हम देखने को मिलता है। लॉस टू लेंडर्स, ओके, डेट मीन्स कि जो पैसा पैसा किसी ने दिया उधार किसी को, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था, 100 रुपये में बहुत कुछ आया करता था, पर अब कुछ नहीं आता ज़्यादातर। रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर, है ना, इट मीन्स कि पहले जैसे रिड्यूसिंग परचेस पावर मीन्स कि पहले सोप 100 रुपीज़ में आता था, ओके, अब वो 120 रुपये में आ रहा है। ये भी चीज़ें हम डिपेंड करती है, रिड्यूसिंग एंड राइसिस इंटरेस्ट रेट। अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक से पैसा ले लेती है तो पैसा बचता भी नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं बचता तो क्या होता है कि इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें
दो इट कैन रिड्यूस रियल रेट ऑफ शेविंग। देखो ये शेविंग नहीं है, सेविंग है, ओके गलत लिखा है ना। देखो इसमें क्या होता है कि अगर मैं कहीं बैंक में एफडी कर दूं, ठीक है, तो उसमें मुझे मिल रहा है 6%। अब और मेरी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है 8% के हिसाब से, तो वो मेरा पैसा निकल के आया 6% के हिसाब से। पर यहाँ पे दिक्कत तो ये हो गई ना, मेरा पैसा घट ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन 8% के हिसाब से चल रही है और मुझे 6% के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, ना पॉजिटिव्स देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट प्रॉफिट्स भी होता है। और बेस इफेक्ट देखें, बेस इफेक्ट में क्या होता है, जैसे हमें देखने को मिला कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसमें क्या होता है ना कि हम बेस ईयर्स को देखते हैं। देखो हमने क्या किया, 2017 को कंपेयर किया, ठीक है, तो 2017 में क्या हुआ, 7.6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, ठीक है। अब हम 2018 को देखें तो 2018 में क्या हुआ कि 8.6 होने लगा, ओके, या 8.7 होने लगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 2007, इट मीन्स कि ये बोला जाएगा कि डेट की 1.1% या 1% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ गया, 8.6 नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बेस ईयर से उसको कंपैरिजन किया है, मतलब बेस ईयर मीन्स जो हमारा पिछले साल का जो इन्फ्लेशन था उससे हमने कंपैरिजन किया है, बेस इफेक्ट। ओके, इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन द प्राइस लेवल दैट इज इन्फ्लेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑन करेंट ईयर प्राइस लेवल। ओके, इट मीन्स कि पहले साल क्या था और इस साल क्या है, और उसको हम माइनस कर देंगे अपने पिछले साल से, ठीक है। 7% बढ़ रहा था, ओके, पिछली साल ना, अगर 8% बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, डेट की 1% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा। एंजल लो, देखो एंजल लो कुछ नहीं है, बेसिकली जिस बंदे की प्राइस होती है 5000 पर मंथ, मतलब जिस बंदे को मिलता है सैलरी 5000 पर मंथ, उसका जो खर्चा होता है वो 3500 मान लो आप, वो फूड पे खर्च करता है, ठीक है। और जो बंदा 1 लाख रुपए जिसको मिलता है, ठीक है, अब वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 3500 से डबल कर देगा, 7000, मतलब आप मान लो 10,000, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा, 10,000 खर्च करेगा। अब इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 70% फूड पे खर्च कर रहे हैं, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 10% निकाल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जैसे जैसे आपकी प्राइस, मतलब जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, आपका जो प्रपोर्शन है ना फूड से रिलेटेड, ठीक है, फूड परचेज से रिलेटेड, वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, डेट मीन्स कि आपका 5000 मतलब कुछ नहीं है, 5000 कमाता था तब भी मैं उतना ही खाना खाता था, ठीक है। और तब मेरा मतलब ज़्यादा हिस्सा था, मतलब 70% 60% मैं फूड पे खर्च कर रहा था। अब मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखना है, ठीक है। अब 1 लाख था तो अब मेरा 10,000 रुपये फूड पे खर्च कर रहा हूँ, तब भी मतलब अब मेरा 10% है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से बोला गया है। इट स्टेट दैट परसेंटेज ऑफ इनकम एलोकेटेड फॉर द फूड परचेज डिक्रीजेस एज अ हाउस होल्ड इनकम राइजेस while the percent spent on other things increases। डिफरेंट मेजर्स हैं सीपीआई को जैसे इंडिया में नापने के लिए, जैसे जो मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशन के विथ वैरिड कंजम्पशन पैटर्न मींस दैट अ सिंगल इंडेक्स विल बी नॉट बी एबल टू कैप्चर कॉस्ट ऑफ लिविंग एट ऑल। इट मींस, देखो बेसिकली मैंने क्या बोला आपको कि सीपीआई में भी ना अलग अलग लेवल हैं, अलग अलग चीज़ों को एक तरीके से रेट को कैलकुलेट करने के। कैसे? मैनी पर्पजेज ऑफ विच सीपीआई हैज़ बीन यूज्ड, दैट मीन्स देखो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेसिस पे हम अलग देख सकते हैं, एग्रीकल्चर लेवल पे अलग देख सकते हैं, रूरल के लेबर के हिसाब से अगर हम अलग देख सकते हैं सीपीआई, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर हम देखें, देखो रूरल लेवल कम खर्च कर रहा है ना, तो उसका हम अलग नापेंगे। एग्रीकल्चर वाला वो भी अलग खर्च कर रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल वाला वो ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो उसका हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो इस लेवल पे क्या होता है, अलग अलग लेवल पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये क्या चल रहा है, ठीक है। नहीं तो हम कॉमन करेंगे तो हमें कॉमन में तो कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चल क्या रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, कम पे जहाँ कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। मतलब ये इन्फ्लेशन कहाँ कितना क्या हो रहा है, एक्यूरेट होने के लिए हम इस वजह से करते हैं, अलग अलग जो डेटा है उसको कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट मेजर्स होते हैं सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई के। जैसे सीपीआई में अलग बास्केट होती है, जैसे आपने देखा मतलब सीपीआई में एक साबुन लिया, पेस्ट लिया, क्लॉथ लिया, तो ऐसे नॉर्मल लेवल पे लिया, ठीक है। तो हमने इसमें नॉर्मल बास्केट में सीपीआई के लेवल का हमने सब जो सामान था वो डाला। डब्ल्यूपीआई में अलग मेजर्स होते हैं। डब्ल्यूपीआई में हमने जैसे 100 टन पहले लिया था, 100 टन अब ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे।
द कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड मार्केट होता है ये, मतलब सॉरी, कॉम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड मार्केट की कमी रहती है इसमें, ओके। एंड इन एफिशिएंसी इन सप्लाई चेन्स, दैट मीन्स कि सप्लाई चेन में अगर हम देखें बहुत ज़्यादा WPI में अगर दिक्कत आती है, CPI में भी दिक्कत आती है, दैट मीन्स क्योंकि देखो आपने कभी अगर इनका जो ग्राफ देखा होगा ना, कभी ग्राफ आपने देखना कभी भी गूगल पे भी देख लेना, तो देखो बेसिकली क्या है कि आपने जो इनका WPI और CPI का ग्राफ देखा हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ये मेरा एक मैंने ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये WPI है, ठीक है, ये WPI है, ये कम ज़्यादा हो रहा है, और ये हमारा CPI है, ठीक है, ये CPI है, इसको मैं अलग दूसरे कलर से बनाता हूँ, ठीक है। नाउ ये हमारा CPI है, CPI क्या हो रहा है, ये देखो कम आ रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। देखो तो ये CPI में और WPI में अंतर क्यों हो रहा है, ठीक है, ये WPI है, ये CPI है, तो इसमें अंतर क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली इनकी बास्केट्स अलग है, ठीक है, और इनकी भी बास्केट अलग है, ओके। इसके बाद अगर हम देखें कंजम्पशन अलग आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो होपली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, इन्फ्लेशन, और मैंने आपका जो इन्फ्लेशन जो टॉपिक है मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।